सही ईअं कोन ठहंदो, मसइलो इहो आहे त इन्हनि खे बि राज़ी करिणो आहे। हाँ ये तो सब गुंजाइश है ही। आ गया कुछ? उंगली रख के देखो करंट आ रहा है कि नहीं, और क्या। एक ही तरफ हो। आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका भी शुक्रिया, और ख़ास तौर पे हम अपने दोस्त जो पीटीआई के अकाबरीन हैं, मैं नाम नहीं लेता, सभी मेरे लिए काबिल एहतराम है, उनका भी शुक्रिया। पीर साहब भी थे, हम सब थे अंदर, काफ़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और बहुत अच्छे माहौल के अंदर ये तय पाया गया कि पीटीआई, एमकेएम और जीडीए मुतफ़िका एक ग्रुप की हैसियत में मुस्तकबिल के लिए भी इकट्ठे रहेगी, इस इलेक्शन में भी इकट्ठे वोट देगी, और 3 जनरल सीटें, एक टेक्नोक्रेट और एक लेडीज़ सीट, ये हमारे नंबर गेम के हिसाब से हमारे हिस्से की हैं। अगर इसमें 19-20 होगा तो इंशाल्लाह हमारी तरफ बढ़ेंगे वोट, घटेंगे नहीं। तो मैं ये अपने तहे दिल से आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये आज कवरेज के लिए आप आए हैं, और ये बहुत ही अहम दिन है जिसमें हमारे दोस्त शेख साहब, हफीज़ साहब जो हैं, ये मुस्तकबिल के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, इनको भी मैं चाहूँगा एक दो लफ्ज़ ये भी आपसे बात करें। तो पीर साहब पगारा का शुक्रगुजार हूँ, और हमारे दूसरे जो जीडीए की सिंध की लीडरशिप थी उनका भी, कि इन्होंने हमें बहुत अच्छे अंदाज में वेलकम की है, और पीर साहब ने हमें जो आने वाली सेनेट की इलेक्शन है उसमें अपनी सपोर्ट की भी यकीन दहानी कराई है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका। देखें, पाकिस्तान की जो सेनेट की इलेक्शन है ये हमारे जमहूरी अमल का एक बहुत अहम हिस्सा है, और सेनेट पाकिस्तान का ऐवान बाला है। हम चाहते हैं कि इसकी इलेक्शन एक ऐसे माहौल में हो जो शफाफ है और ये महज़ब अंदाज में होनी चाहिए। इसमें हमें एक दूसरे को बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं, हमें पैसे इस्तेमाल करके एक दूसरे को लेन देन करने की ज़रूरत नहीं। हमें चाहिए कि इस सारे सिलसिले को इस अंदाज में चलें जो आइनी और इखलाकी अंदाज में ऐसा हो कि पाकिस्तान के लोग इस पे फ़ख्र कर सकें। इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन कोई ज़ाती मुकाबला नहीं, खुसूसी तौर पे जो इस्लामाबाद की सीट है, ये 2 सियासी इत्तेहाद पार्टीज़ जो हैं उनके दरमियान एक पॉलिटिकल मुकाबला है, तो इसको ज़ाती अंदाज़ भी हमें नहीं देना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला जो भी इलेक्टोरेट है ये उसकी मर्ज़ी है, और उन्हीं की मर्ज़ी जो है आखिरकार फ़ैसला कुन साबित होनी चाहिए। हमारी जो इस्तदा है, हमारी जो गुजारिश है वो ये कि हर एक अपनी जो एफिलिएशन है, जो उनके साथ उनकी लीडरशिप ने चला है और उनको यहाँ पहुँचाया है, तो वो उसका लिहाज करते हुए उस अंदाज में वोट करें जो कि पाकिस्तान के लोग चाहते हैं। आपको पता है कि इक्तिसादी तौर पर ये मुल्क किस हालत में था जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत आई। करंट अकाउंट डेफिसिट को 20 अरब डॉलर था, यानी 20 अरब डॉलर इजाफी इस मुल्क से बाहर जा रहे थे। पिछले जो 5 साल गुजरे उसमें डॉलर को जानबूझ के सस्ता रखा गया, और उसकी वजह से पाकिस्तानियों को आदत डाली गई कि वो बाहर की चीज़ें पसंद करें, और यहाँ इंडस्ट्री को नुकसान हुआ। और एक्सपोर्ट्स के बढ़ने की रफ्तार जो पिछले 5 साल गुजरे उसमें 0 से भी कम थी, और डॉलर्स आधे से भी कम रह गए, और मुल्क को एक ख़तरा हो गया कि डॉलर्स अगर किसी के पास न हो, इसमें बड़ी कोई मईशतदान होने की रिक्वायरमेंट नहीं। अगर किसी भी मुल्क के पास डॉलर्स ही नहीं होंगे तो वो कैसे अपने लोगों की बैरूनी चीज़ों की ज़रूरियात पूरी करेगा। तो पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन में था कि प्राइम मिनिस्टर साहब को IMF के पास जाना पड़ा, उनके साथ मुआहदा करना पड़ा, और बहुत सख्त फ़ैसले करने पड़े। इन सख्त फ़ैसलों में खुसूसी तौर ये थी एक बात कि हुकूमती अखराजात को कैसे कम किया जाए, और जो फ़ैसला किया गया कि हुकूमती अखराजात को सख्ती से कम किया जाए और इसकी बुनियाद डाली जाए ऊपर से, यानी प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, कैबिनेट, जनरल्स, फुल सेक्रेटरीज़, यहाँ से शुरू किया।
اور آپ نے دیکھا کہ دوسری جانب جو امیر لوگ ہیں ان کے اوپر ٹیکس کے نظام کو بہتر انداز میں چلایا گیا اور کرونا سے پہلے 17% ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا، بیرونی خسارہ جو $20 ارب تھا، وہ اب پازیٹیو ہو چکا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو پرائمری بیلنس ہے ہمارا، یعنی ہمارے حکومتی آمدنی اور اخراجات کا فرق، وہ بھی سرپلس میں ہو چکا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان نے کتنے اچھے انداز سے کرونا وائرس سے نپٹا، اور وسائل کی کمی کے باوجود پاکستان میں $1250 ارب کا ایک اکنامک پیکیج دیا گیا، 1250 ارب روپے کا پیکیج دیا گیا، جس کی دو بنیادی جو تھیں ترجیحات تھی. نمبر ایک یہ کہ پاکستان کے لوگوں کے ہاتھ میں کیش پہنچایا جائے تاکہ وہ اس مرحلے سے، مشکل مرحلے سے اچھی طرح سے نپٹ سکے. اور آپ نے دیکھا کہ 1.5 کروڑ خاندانوں کو پیسے بانٹے گئے، ہر قصبے، ہر شہر، ہر گاؤں میں، خصوصی طور پر خواتین کو. اور اس کی شرط فقط ایک تھی کہ وہ پاکستانی ہیں، اور دوم یہ کہ وہ مستحق ہیں. اس میں کوئی سیاسی، کوئی مذہبی، کوئی علاقائی اور جو ہے کنسیڈریشن نہیں ڈالی گئی. اور دوسرا جو بنیادی ہمارا گول تھا کہ پاکستان میں جو لوگ نوکریاں پیدا کر سکتے ہیں، جو پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں، ان کو مدد دی جائے. تو آپ نے دیکھا کہ ان کے لیے بجلی کی قیمتیں کم کی گئیں، ان کے لیے گیس کی قیمتیں کم کی گئیں، ان کے لیے جو قرض لے رہے ہیں وہ اس میں حکومت نے اپنی جیب سے پیسے ڈالے. اور اب جب کہ کرونا کے ماحول میں ہمارے آس پاس کے ملک جیسے بنگلہ دیش، ہندوستان، ان کی ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی ہیں، تو پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. اور دنیا سراہ رہا ہے پاکستان کی جو اپروچ تھی کرونا وائرس کے دوران. آخرکار جو اہم چیز ہے، جو ان دو اتحاد کو ایک سے دوسرے کو یونیک یعنی منفرد بناتی ہیں، وہ اس میں ایک بڑی چیز پرائم منسٹر عمران خان کی شخصیت ہے. اور ان کا جو بنیادی محور ہے وہ پاکستان کے عوام ہیں، خاص طور سے وہ جو کمزور لوگ ہیں یا کمزور علاقے ہیں. اور انہوں نے اسی لیے احساس کا بجٹ $100 بلین سے بڑھا کر $200 بلین کیا، $600 ارب کا ایک پیکیج دیا ترقیاتی پروگرام کے نام سے، اور سبسڈیز دیں تاکہ لوگ مہنگائی کے دور میں نپٹ سکیں. تو پاکستان میں 72% لوگوں کو بجلی کی سبسڈی حکومت دے رہی ہے، 92% لوگوں کو گیس کی سبسڈی حکومت دے رہی ہے، 100% لوگ جو ٹیوب ویل استعمال کرتے ہیں ان کو سبسڈی گورنمنٹ دے رہی ہے. اب جب گندم کی ملک میں شارٹیج ہوئی تو کوئی 4 ملین یعنی تقریباً 40 لاکھ ٹن گندم باہر سے امپورٹ کی گئی، جس پہ تقریباً $1 ارب کا خرچ ہوا. اور حکومت نے ان صوبوں میں جہاں پر ان کی حکومت تھی وہاں پہ کہا کہ آپ سستے داموں ریلیز کریں تاکہ لوگ جو ہیں اس دقت سے، اس شارٹیج کے زمانے سے بہتر انداز پہ نکل سکیں. یوٹیلیٹی سٹورز میں 5 بڑی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان پہ بہت زیادہ جو ہے حکومت نے سبسڈی. تو اس سلسلے میں کافی چیزیں کہہ سکتا ہوں. دیکھیں جی، آپ نے کہا کہ بہت ساری چیزوں کو سبسڈی، ابھی تو 2 دن پہلے ہی دیکھیں کہ چل رہا تھا کہ تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں، آئل جو استعمال کرتے ہیں گھی کی بڑھ گئیں، دالیں بڑھ گئیں. اور پی ٹی آئی صرف ایک ہی چیز لے کر آتی ہے، جی ہم نے اربوں روپے بانٹ دیے فی کا خاندان جو $1200، تو یہ 12,000 تو یہ کب تک یہ چیز جو ہے وہ چلتی رہے گی؟ عوام کو کہیں ریلیف بھی ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ٹھیک ہے، 2-3 سوال لے لیتے ہیں پھر اس کے جواب دیتے ہیں. سوال ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ عمران خان کی حکومت سے پہلے جو معیشت بہت ہی دگرگوں تھی، آپ ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں، اور اس وقت بھی مہنگائی کی جو صورتحال ہے، عوام جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت تو وزیر اعظم کو بہت ہی کہہ رہے ہیں، ٹماٹر کی قیمت اب تو کم ہوئی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جب معیشت کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے تو آپ کو ووٹ لوگ جو پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ جی یہاں پر آپ آج یقیناً سینٹ الیکشن کے حوالے سے آئے، اپنے دادیوں سے مل رہے ہیں،
एमक्यू वाले भी शिकवा करें, खुद जीटीए वाले जो हैं वो शिकायत बार बार यही करते रहे हैं कि उमरकोट का इलेक्शन हुआ, वहाँ पे उनके कारकुन गिरफ्तार हुए, मुकदमा दर्ज हुए, लेकिन वफाकी सरकार ने हाल तक नहीं पूछा। आज हलीम आदल शेख साहब, वो भी आपकी पार्टी के ही हैं, आपके जो एमपीएस है वो आपको खतूत लिखे जा रहे हैं कि हमारी मदद करो। एमपीएस सीएम हाउस के सामने बैठे हैं, लेकिन वफाकी सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, कोई भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं। जी और जी जरदारी साहब के साथ आपने काम किया है। आज जरदारी साहब की यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि आप इस्लामाबाद से लड़ें और आप जीत गए हैं। तो उनको तो नंबर गेम करना आता है, क्या वो कामयाब हो जाएंगे आप इस और कोई बता दीजिएगा, माशाल्लाह आपने तकरीर बड़ी अच्छी करी, लेकिन हम आपके जो मसाइल हैं जी वो बिल्कुल बर्फ दिखाई देते जी हैं। ये बता देगा पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा होने वाला है और पीटीआई बोलती है कि पिछली हुकूमतों के अंदर जो है वो महंगाई हुई और ये तमाम तर फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज खराब हुई। तो पहले हुकूमत में भी आप ही फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, दोबारा आप ही के पास जो है फाइनेंस की कमान है, तो कैसे समझते हैं? और आप भी कर रहे हैं, अभी कर रहा हूँ जवाब, आप तो वहाँ भी कर चुके हैं सवाल। जी 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 देखें, ये जो आपने सवालात किए हैं बहुत अहम सवालात हैं, और ख़ुसूसी तौर पे कीमतें जो हैं वो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हर पाकिस्तानी को मुतासिर करती हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब की अगर इस वक्त कोई अवलीन तरजीह है तो वो ये है कि कैसे कीमतों को रोका जाए बढ़ने से। आपको पता है कि कई चीज़ें जो हैं वो बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं और उसकी कीमतें किसी प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर के बस में नहीं होती हैं। लेकिन जब तेल की कीमतें घटी, आपने देखा पिछले साल तो बहुत ज़बरदस्त कमी की गई पेट्रोल की कीमतों में। अब जब कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो ये जो पिछला हफ्ता गुज़रा है इसमें भी अगरचे बैरूनी मंडियों में तेल की कीमत बढ़ी, लेकिन हमने कहा कि, और ये प्राइम मिनिस्टर ने खुसूसी तौर पर कहा कि हम पेट्रोल के ऊपर कमी यहाँ न होने दें और उसकी बजाय हम टैक्स जो है कम कर दें। तो ये एक फ़ैसला था। इसी तरह से जिस तरह मैंने कहा कि अगर दुनिया के अंदर ये जो घी है उसकी कीमत बढ़ रही है तो भी हम सोच रहे हैं कि कैसे उसको बढ़ने से रोका जाए, यहाँ पर इंपोर्ट्स के ऊपर जो टैक्स हैं उनको कम करके। तो ये एक चैलेंज है कि कैसे कीमतों को रोका जाए बढ़ने से, और साथ ही साथ टैक्स की जो कलेक्शन है उसको भी बिल्कुल कम न कर दिया जाए, क्योंकि जो लोगों की ज़रूरियात हैं पीने के पानी की या तालीम की या सेहत की या रोड्स की या एयरपोर्ट्स की या ज़राअत के अंदर तरक्की लाने की, उसके लिए हुकूमत को पैसा चाहिए। और हम इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हम सिर्फ बाहर के लोगों से उधार लेते रहें। आपको मैं अंदाज़ा दूं कि इतने उधार लिए गए कि पिछले 2.5 साल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को 6,500 अरब रुपए फ़कत माजी के कर्ज़ों के सूद में देने पड़े। तो ये एक कुदरती बात है कि हुकूमत के लिए चैलेंज है कि कीमतें नहीं बढ़ने दी जाएं, और इसीलिए इस वक्त मुकम्मल कोशिश हो रही है कि जो गंदम की आने वाली फसल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जो ज़राअत के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाए। तो इंशाअल्लाह ताला ये चैलेंजेस हैं, लेकिन इनको अच्छे अंदाज में मिलने के लिए कोशिश हो रही है। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि चूँकि बुनियादी कोशिश यही है कि लोगों को कीमतें बढ़ने का जो बोझ है उससे बचाया जाए, इसलिए सब्सिडी दी जा रही है और 70 लाख लोगों को मुसलसल कैश दिया जाएगा ताकि वो इस चीज़ से अपने आप को मैनेज कर सकें। और इसी तरह से जो मुख्तलिफ सब्सिडीज़ दी जा रही हैं उसमें कोशिश ये हो रही है कि उन लोगों तक ये सब्सिडी का फ़ायदा पहुँचे जो कि कमज़ोर तबके हैं या मिडिल क्लास तबके हैं। कुछ सियासी सवाल आपने किए, मेरे ख्याल में असद उमर साहब उसका बेहतर जवाब आ जाए। मैं एक चीज़ बता दूं, नेशनल असेंबली में हफीज़ शेख साहब होंगे और लेडीज़ में फौजी अरशद साहिबा होंगी, तो सेनेट के लिए, हाँ, नेशनल असेंबली के वोट के लिए, तो वो हम लोगों की जीडीए की तरफ से इनको यकीन दहानी कराई है कि इनके ही वो वोट होंगे इंशाल्लाह।
اور اللہ ان کو کامیاب کرے. शेख साहब, मईशत के हवाले से बता दें शेख साहब आऊँगा दोबारा